हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है, जो सेशन है, उसे प्रारंभ करते हैं। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसे कहा जाता है कॉग्निटिव थ्योरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो किसने दिया था मेरे भाई, याद रखना, ये दिया था जीन पियाजे ने। तो देखिए, जीन जो पियाजे ने दिया था, याद रखना, ये जीन पियाजे ने दिया है। और जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? ये हैं स्विट्जरलैंड के। तो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे जो हैं वो किस देश के निवासी हैं? तो याद रखना, स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक होता है, कॉग्निटिव होता है, वो होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना। और जितने भी मेरे भाई अभी नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सब इस चैनल को शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंडों के पास इस चैनल को शेयर करते रहिए। तो देखिए, क्या है संज्ञानात्मक, क्या होता है, इसे जानते हैं। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जीव को किसी वस्तु, घटना, परिस्थिति का बोध होता है या ज्ञान होता है। यानी कि जो हमारी नॉलेज होती है, उस नॉलेज को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक। अब वो नॉलेज हमें किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे सपोज करना कि किसी टीचर ने हमें पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में वो चीज़ें हमें याद होंगी, तो ये क्या है? हमारा संज्ञान है, ये हमारी नॉलेज है। किसी ने हमें बता दिया कि भाई जब शेर आ जाएगा तो हमें डरना है, तो जो वो डर रहेगा वो है तो संवेग है हमारा, लेकिन क्या है, ये हमारा संज्ञान है कि शेर को हम जब भी देखेंगे उसे देख के डरने प्रारंभ हो जाएंगे या प्रारंभ हो जाएंगे। तो देखिए, मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो मानसिक, अगर मैं क्रियाओं की बात करता हूँ तो इसमें कुछ वर्ड हमें दे रखे हैं। जैसे पहला वर्ड दे रखा है संज्ञान। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है हम लोगों का? संज्ञान है। इस संज्ञान का मतलब क्या होता है? याद रखना, संज्ञान का मतलब होता है अचानक कोई चीज़ सामने आना। तो जो संज्ञानात्मक जो हमारा जो वर्ड होता है, यह शब्द तीन शब्दों से मिलकर बनता है। जो पहला संज्ञान होता है, सेकंड भाव होता है, थर्ड होता है क्रियात्मक। तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञान क्या है। तो याद रखना, जो संज्ञान होता है वो होता है अचानक कोई चीज़ सामने आ जाना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि हमें एक प्रकार की नॉलेज है कि अगर हम रात के समय कहीं जा रहे हैं और जाते समय हमारे पैरों के नीचे कोई रस्सी आ जाए और अंधेरा हो रहा है, तो हमें क्या लगेगा? या पैरों के नीचे कहीं सांप तो नहीं है? तो हम लोगों के जो ये हमने सोचा कि सांप तो नहीं अचानक से, तो हमें ये क्या है? हमारा संज्ञान है, नॉलेज है। हमें पता है कि जो लंबा होता है और इस तरीके से जमीन पर कोई रेंग के चल रहा है तो वो सांप होता है, चाहे वो रस्सी हो। तो जो हमें नॉलेज थी, जो ज्ञान था, वही क्या होता है? संज्ञान होता है। सेकंड जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो क्या है? याद रखना, भावबोध। भावबोध का मतलब क्या होता है कि उस नॉलेज के कारण या उस सिचुएशन के कारण हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है। हमारा रिएक्शन क्या? भाई हम एकदम डरने लगे, सांप आए तो हम लोग क्या होने लगे? डरना प्रारंभ हो गए। तो इसी के बाद अब जो हमारे मन में संवेग उत्पन्न हुआ है, चाहे वो डर का हो, खुशी का हो, हर्ष का हो, किसी भी चीज़ का हो। तीसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? याद रखना, उसे कहा जाता है क्रियावृत्ति। क्रियावृत्ति क्या होती है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो याद रखना, अगर मैं क्रियावृत्ति के बारे में बात करता हूँ तो इसे कहा जाता है भूमि पर रेंगते हुए। यानी कि जैसे ही अब मुझे डर लग रहा था, तो डर लगने के बाद में अचानक से मैं क्या, वहाँ से भाग गया, तो मेरे जो भागने की जो एक्टिविटीज थी वो होता है क्रियावृत्ति। तो देखिए क्या है, भय की संवेगात्मक अनुभूति को ज्ञान भावबोध कहते हैं। याद रखना इस चीज़ के बारे में। और सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? भागने की तत्परता को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक कहा जाता है। तो यही हमसे पूछा जाता है कि जो संज्ञान है उसका मतलब है क्या? तो याद रखना, संज्ञान जो है तीन पक्षों से मिलकर बनता है, संज्ञान, भाव और क्रियावृत्ति। अब देखो, हमसे पेपर में क्वेश्चन आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना कि बाल मनोविज्ञान का जो जनक है वो किसे माना जाता है? याद रखना, वो माना जाता है जीन पियाजे को माना जाता है। पेपर में हमसे पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना, जीन पियाजे को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि करके इसी तरीके से कि क्या होगा। तो अब जो प्याजे हैं उनका मानना क्या है, इस चीज़ के बारे में जान। देखो, प्याजे का कहना था, प्याजे का मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल आपकी डेवलपमेंट जो होता है, याद रखना, आती है, वैसे वैसे उसमें क्या होता है? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहता है। अब ये होता क्या, इसे समझिए कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, बच्चे की जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो बच्चा चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो वो एज के अनुसार कर रहा है। तो जीन पियाजे का जो मेन जो मानना होता है वो कहता है कि बच्चा एक उम्र के साथ सब कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है और वो उम्र के कारण ही चीज़ों को सीखता है। अब देखो, जीन पियाजे की डेफिनेशन थी जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्याजे का मानना था कि प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय, थोड़ी देखो एक डेफिनेशन है, ध्यान देना इस चीज़ पे। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं।
जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो याद रखना, इनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और यह संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की क्या करते हैं, रचना करते हैं कि ठीक है भाई, आज हमने ये चीज़ सीखी तो उसे संसार में क्या है अप्लाई कर दो, समाज में अप्लाई कर दीजिए। लेकिन जो हमारे वाइगोत्स्की जो थे वो क्या कहते थे कि हमारे जो भी हमारे बच्चे होते हैं वो समाज से ही चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चा उम्र के अनुसार सीखता है। अब देखो उन्होंने क्या कहा था, इसलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, याद रखने से संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि निर्माणवादी उपागम किसे कहा जाता है, तो याद रखना मेरे भाई किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास को। इसी के बाद में हम लोग आगे जानते हैं कि जो कुछ महत्वपूर्ण क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके बारे में जानेंगे कि किस किस तरीके से। और यहाँ से याद रखना कि इस जगह से हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं और बहुत 100% आता है, लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चीज़ को मान के चलना आप लोग। अगर मैं बात करता हूँ कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रतियों का वर्णन निम्न प्रकार से, तो कैसे याद रखना, पहला वर्ड इन्होंने दे रखा है, वो दे रखा है अनुकूलन। अब ये अनुकूलन है क्या, इस चीज़ के बारे में समझना। देखिए अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई अनुकूलन के बारे में, जिसे कहा जाता है अडेप्टेशन, क्या होता है, तो अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण में अपने आप को ढालना। तो वातावरण में जो हम अपने आप को ढालते हैं उसी को कहा जाता है अनुकूलन, उसी को कहा जाता है अडेप्टेशन। तो देखो इसमें क्या है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ ढलना सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जो बच्चे के अंदर जो वातावरण में ढालना जो होता है, बच्चा क्या होता है, जन्मजात एक प्रवृत्ति होती है। वो कैसे होती है, बच्चे ने जन्म लिया, माँ के गर्भ से आया, बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म लेने के बाद में उसे कोई नहीं बताता कि समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। जन्म लेने के बाद तो कोई नहीं बताता, क्योंकि माँ के गर्भ का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और बच्चे का जब समाज में आता है उसका जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग होता है। तो बच्चा उस जगह आने के बाद में क्या करता है कि समाज में अपने आप को अच्छे तरीके से क्या करता है मेरे भाइयों, वो समाज में अपने आप को ढालना प्रारंभ कर देता है। तो ये कैसी प्रवृत्ति होती है, याद रखना, तो ये एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। इस चीज़ को याद रखना, पेपर में पूछा कि अनुकूलन जो है वो कैसी प्रवृत्ति होती है, जन्मजात होती है या सामाजिक होती है, तो याद रखना एक जन्मजात होती है। अब देखो जो ये अनुकूलन है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अनुकूलन की कितनी होती हैं, 2 उपक्रियाएं होती हैं, 2 स्टेजेस ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये कौन कौन सी होती है, पहली जो होती है इसे कहा जाता है आत्मसातकरण या समावेशन, इसी को एसिमिलेशन कहा जाता है। और जो दूसरी होती है इसी को कहा जाता है समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन कहा जाता है। और मेरे भाइयों याद रखना, अगर आपको इसी तरीके के नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। जीत मंत्रा टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ने के बाद इन नोट्सों को ले सकते हो। और एक चीज़ और ये चीज़ वो याद रखना, अगर जितने मेरे भाई नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी क्या है, वो चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से हर एक चीज़ बिल्कुल बहुत आसानी से और बहुत बारीक तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या है, याद रखना, वो टारगेट है सीटेट 2024 क्वालिफाई करना, वो भी अच्छे नंबरों से। तो देखो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है, पहला जो पॉइंट बताया था एसिमिलेशन, आत्मसातकरण या समावेशन, वो क्या होते हैं इसे पढ़ते हैं। तो पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, ये चीज याद रखना। जैसे सपोज कीजिए पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ का मतलब क्या हो गया, हमें पहले जो भी नॉलेज है उस नॉलेज के साथ हमने क्या कर दिया, नए ज्ञान को प्लस कर दिया। जैसे मुझे पता है 1 + 2 3 होता है, अगर मुझसे कोई कहे कि ये बताइए 2 + में 3 कितना होगा, तो मैं वहाँ 5 बता दूंगा। तो मुझे क्योंकि वहाँ पर क्या था, पहले ज्ञान था 1 + 2 का, तो मैंने इसी ज्ञान में क्या कर दिया, 3 + 5 के ज्ञान को क्या कर लिया भाई, प्लस कर लिया। तो इसी को क्या कहा जाता है, याद रखने से कहा जाता है आत्मसातकरण। सेकेंड जो चीज़ होती है इसे कहा जाता है समायोजन। अब समायोजन क्या होता है, जिसी को संधानीकरण कहा जाता है, इसे व्यवस्थापन कहा जाता है, इंग्लिश में से अकोमोडेशन कहा जाता है। ये क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। याद रखना, जब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन करना शुरू कर देता है तो वह समायोजन की अवस्था होती है। अब बच्चे ने सेम चीज़ जो प्रोसेस है वो उस प्रोसेस को समझा, उस चीज़ को सीखा। अब बच्चा क्या है कि अपने उसे जो भी नॉलेज थी उस नॉलेज के अंदर उसका जो ज्ञान था उसमें क्या करने लगता है, वह परिवर्तन करना शुरू कर देता है।
वो परिवर्तन कैसे करता है कि अगर हम 2 में से 3 को माइनस करेंगे, सॉरी 3 में से अगर वो हम क्या करेंगे कि 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो माइनस हो सकता है और बचेगा क्या, याद रखना वो बचेगा 1। तो इसने जो माइनस किया है, माइनस करने की जो प्रोसेस है यही क्या होता है, याद रखना ये चीज़ होती है समायोजन। यानी कि उसने क्या कर दिया कि उसने अपने जो पहला उसका ज्ञान था, यानी जो उसका जो भी ज्ञान था, जो भी उसका ज्ञान जहाँ पे स्टोरेज है उसी स्टोरेज में क्या कर दिया, परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तीसरा जो इसमें वर्ड होता है याद रखना वो होता है स्कीमा का। स्कीमा क्या होता है इस चीज़ के बारे में जानते। देखिए स्कीमा क्या है, सूचनाओं के ढांचे को स्कीमा कहते हैं। स्कीमा एक तरीके से ज्ञान यानी कि नॉलेज को बोल सकते हैं। तो देखियो देखना ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है इज ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ए कॉल्ड स्कीमा। स्कीमा कैन आल्सो बी कॉल्ड नॉलेज। यानी कि स्कीमा जो होता है वो एक प्रकार का डिवाइस होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों में एक हम फ़ोन रखते हैं, फ़ोन के अंदर क्या होता है भाई, उसके अंदर हम स्टोरेज देखते हैं। तो स्टोरेज का काम क्या होता है, चीज़ों को जमा करना। मेमोरी का काम क्या होता है, चीज़ों को जमा करना। तो इसी तरीके से चीज़ों को जमा करने का काम होता है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, वो क्या कहलाता है, याद रखना वो कहलाता है स्कीमा कहलाता है। तो इतनी चीज़ समझ में आई होगी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी भाई। वीडियो को शेयर भी करते रहिए। नेक्स्ट देखिए साम्यधारणकरण या साम्यकरण क्या होता है, इसके चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए इक्विब्रिलेशन क्या होता है, जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाता है। देखिए समायोजन और क्या होता है हमारा जो आत्मसातकरण होता है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल बना के रखता है, वो तालमेल बना के याद रखना वो कौन रखता है, वो रखता है हमारा साम्यधारणकरण यानी कि इक्विलेशन। तो हमसे एग्जाम में पूछ जाता है कि साम्यधारणकरण क्या है, या हमसे पूछ जाएगा कि आत्मसातकरण समायोजन की प्रक्रिया के बीच जो संतुलन बनाए रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आएंगे। तो उसे क्या कहते हैं, सामध्यकरण कहा जाता है, सामान्यकरण कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना क्या है, इसे पढ़ेंगे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमता को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। तो अब ये क्या है थोड़ा समझना कि उसके दिमाग की जो भी क्या है रचनाएं हैं, उसने जो दिमाग को मानसिक संगठन जो है, उसकी क्षमताएं जो हैं, उन सबको क्या कहा जाता है, संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। आई होप आपको चीज़ें मज़ा आ रही होंगी भाई। आप लोग क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। इसके बारे में हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मानसिक सक्रिया के बारे में, नहीं मेंटल ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में जान। देखिए मेंटल ऑपरेशन में मानसिक सक्रिया क्या कहलाता है, जब कोई बच्चा किसी काम को पूरा करने के लिए चिंतन करता है, बच्चे के सामने कोई समस्या आने के बाद में वो विभिन्न प्रकार से क्या है कि भाई मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसने जो भी सोचा विचार किया तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मानसिक सक्रिय कहा जाता है। एक वर्ड देखिए क्या है इसके अंदर है स्कीमज। स्कीमज क्या है, स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया, स्कीमा क्या था, तो स्कीमा के बारे में मैंने बताया था कि चीज़ें स्टोरेज करके रखता है। इसी तरीके से देखना स्कीमज क्या है, तो स्कीमज के बारे में याद रखना आप लोग। इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार का जो तथ्य फैक्टर्स होते हैं उन्हें स्कीमज कहते हैं। आपसे मैं जैसे एक सवाल करूँ, एक क्वेश्चन करूँ, सपोज करना कि जो 8 है इस 8 को मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ, किसकी डिजिट से, तो मैं क्या कहूँगा भाई 1 प्लस में जो 7 होता है तब भी 8 बना सकते हैं सर हम लोग, या 2 प्लस में जो 6 होता है इससे भी हम 8 बना सकते हैं। 3 प्लस में जो 5 होता है उससे भी 8 बना सकते हैं। 4 प्लस में जो 4 होता है उससे भी हम 8 बना सकते हैं। हम लोग इस चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अब आपके पास इतने सारे फैक्टर हैं, अब इतने जो फैक्टरों की आपको जो नॉलेज है, ये जो आपका तथ्य है, जो फैक्टर है, इसी फैक्टर या तथ्य को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्कीमज कहा जाता है मेरे भाइयों। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी भाई। आप लोग क्या है वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। जितने मेरे भाई नए इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो सभी के सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब जानेंगे हम लोग कि जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं होती हैं वो अवस्थाएं कितनी होती है, याद रखना वो अवस्थाएं होती है मेरे भाई 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली होती है उसे कहा जाता है, याद रखना, संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी यानी कि पेशी अवस्था, या संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं, जिसे हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, याद रखना सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज जिसका टाइम पीरियड जीन पियाजे ने कितने बताया था, जन्म 0 से लेके यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष बताया है। सेकंड स्टेज जो होती है वो क्या होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड कितना बताया था, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष बताया है।
इसके बाद में जो तीसरी बताई थी याद रखना, थर्ड कौन सी होती है, थर्ड होती है हम लोगों की स्थूल मूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड कितना है याद रखना, जिसका 7 से 11 वर्ष होता है टाइम पीरियड होता है। और चौथी जो होती है इसे कहा जाता है औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कितनी होती है 11 से 15 वर्ष की मानी गई है, 15 वर्ष से आगे की मानी गई है, लेकिन 15 वर्ष क्या होता है फाइनल होता है। अब हम लोग जानेंगे कि सेंसरी जो मोटर है वो है क्या, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। थोड़ा ध्यान देना सेंसरी मोटर के बारे में। सेंसरी मोटर जो है उसमें कितनी चीज़ें होती हैं याद रखना, सेंसरी मोटर जो का टाइम पीरियड होता है वो कितना बताया था मैंने, सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड बताया था जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच में। तो जन्म से लेके 2 वर्ष के बीच का मतलब क्या होगा समझिए। देखिए इसमें बच्चा अपने कान आँख की, जो बच्चा जन्म से लेके 2 वर्ष का जो बच्चा होगा उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी इस चीज़ के बारे में जानेंगे। अब देखो जन्म से लेके 2 वर्ष का जो बच्चा है जिसका नाम सेंसरी मोटर हो गया, वो बच्चा कर क्या सकता है, वो चीज़ों को देख सकता है, छू सकता है, पकड़ने की कोशिश करेगा, भाई क्या है जमीन पे घुटनों के बल चलना शुरू करेगा, किसी चीज़ को खड़े होकर चलने का सहारा वो रहेगा, हर चीज़ को मुंह में डालेगा, ओरल चीज़ें करेगा, पकड़ने की टच करने की कोशिश करता है। तो सारे काम किस में करता है, वो करता है याद रखना जन्म से 2 वर्ष का बच्चा, इसी को क्या कहा जाता है सेंसरी मोटर कहा जाता है। देखिए क्या करता है, इसमें बच्चा अपने कान आँख नाक से निरीक्षण ऑब्जर्वेशन करके सीखता है, वह इसे संवेदी प्रेरित उपकरणों से सीखता है। तो यानी कि जो उसके आँख हो गए, त्वचा होगी, नाक हो गया, इन सब के निरीक्षण करने से वो क्या करता है, वो चीज़ों को सीखता रहता है। उसी के बाद में उसके बाद में हम लोग आगे जानेंगे कि इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है याद रखना। देखिए इस अवस्था में बच्चे के अंदर कौन सा गुण विकसित होता है, वस्तु स्थायित्वपन का जो गुण होता है वो विकसित होता है। और वस्तु स्थायित्वपन है क्या, इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ध्यान देना। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता क्या है, अपने दिमाग के अंदर कोई भी किसी भी चीज़ की इमेज बना लेना, उसी को क्या कहा जाता है याद रखना, उसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। जैसे हम लोग खिलौने से खेल रहे हैं, हम लोग पेन से पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे हमें पेन की इमेज पता चल जाती है, पेंसिल की इमेज पता चल जाती है। किसी पॉकेट में किसी ने फ़ोन रख रखा है तो हम क्या है पहचान लेंगे कि भाई आपके जेब में पॉकेट में क्या है, फ़ोन है। लेकिन ये तो जो टाइम पीरियड, ये तो एक बड़े व्यक्ति की बात है, लेकिन एक छोटा बच्चा कैसे, खिलौनों के माध्यम से। जैसे बच्चा खिलौनों से खेला, आपने उस खिलौनों को छुपा लिया और उसे कहाँ पर छिपा दिया, किसी तकिए के नीचे छुपा दिया, किसी गद्दे के नीचे, किसी कपड़े के नीचे, तो बच्चा क्या है वो समझ जाएगा। और अगर आप उसे उस खिलौने की जगह दूसरा खिलौना दोगे तो बच्चा नहीं खेलेगा, वो रोना प्रारंभ कर देगा। तो यही होता है वस्तु स्थायित्वपन। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जब बच्चा दिमाग में वस्तु की छाप बनाना शुरू कर देता है तो वह वस्तु स्थायित्वपन कहलाता है। इसके कारण बच्चा छिपी वस्तुओं को निकालने में सक्षम यानी कि कैपेबल होता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो याद रखना इस अवस्था में बच्चा अपने संवेदी प्रेरक से महसूस करना सीखता है। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया कि इसमें जो बच्चा होता है वो अपनी सेंसरी मोटरों के द्वारा सीखना शुरू करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों में वस्तु स्थायित्वपन का जो गुण होता है वो उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। वस्तु स्थायित्वपन क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, यानी वस्तुओं को भाई चीज़ की पहचान भी करता है, मम्मी पापा ये मेरा खिलौना है, ये मेरा नहीं है, तो इस तरीके से। चौथा पॉइंट क्या है, किसी चीज़ को पकड़ना सीखता है। पांचवा पॉइंट है बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। ये चीज़ याद रखना, ओरल स्टेज जो होती है। इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है। तो जो सेंसरी मोटर होता है उसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है याद रखना कि वह बच्चा संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर के द्वारा चीज़ों को सीखता है, वस्तु स्थायित्वपन का जो गुण होता है उसे उत्पन्न कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना सीख जाता है, मुंह में डालकर किसी भी चीज़ का अध्ययन करता है, और क्या करता है इस अवस्था में हंसने रोने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अब जो ये सेंसरी मोटर होता है, इस सेंसरी मोटर के 6 कितनी होती हैं, सब स्टेजेस होती हैं, यानी कि उपावस्थाएं होती हैं 6। अब हम लोग जानेंगे कि 6 जो उपावस्थाएं हैं वो कौन कौन से इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ध्यान देना, अगर मैं 6 उपावस्थाओं की बात करता हूँ तो सबसे पहली जो इसमें उपावस्था होती है वो कौन सी होती है, इसमें सबसे पहली उपावस्था होती है प्रतिवृत्ति क्रियाओं की अवस्था। प्रतिव्रत क्रियाओं की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज। अब स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होता है याद रखना, इसका जो टाइम पीरियड माना गया है वो कितना मान गया है, जन्म से लेकर 4 महीने यानी 1 महीने, या मैं कह सकता हूँ 30 दिन का। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतिवृत्त रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती है। इस अवस्था में बच्चा अंगूठा चूसने की प्रक्रिया करता है। बच्चा क्या करता है, जन्म से लेकर 1 महीने का जो बच्चा होता है वो चीज़ों को देखता है, रिफ्लेक्ट करता है भाई, और देखने के बाद उसके वो क्या करेगा कि अपनी कभी पैरों के उंगलियों को,
कभी थंब को, अपने कभी हाथों की उंगलियों को क्या करता है, मुंह में डाल के चूसने की प्रवृत्ति करता है लेटा लेटा। सेकेंड जो स्टेज होती है वो होती है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कल रिएक्शन। ये क्या होता है याद रखना, इसका टाइम पीरियड होता है 1 माह से लेके 30 दिन से लेके 4 माह तक। इस आयु में बच्चा दोहरे जाने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा करता है। जब वह इन क्रियाओं को दोहराता है तो उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना सीखता है। तो मेरी बात समझ, जैसे अब बच्चा जो है जन्म 1 महीने से लेकर 4 महीने का है, आप उस बच्चे के सामने जोर जोर से चिल्लाओगे, हंसोगे तो बच्चा स्माइल देना शुरू कर देगा, वो भी चिल्लाने की कोशिश करेगा। तो इसी को कहा जाता है याद रखना स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कल रिएक्शन। इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 माह से लेकर 4 माह तक। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था क्या होती है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कल रिएक्शन क्या होता है, 4 से 8 माह के अंदर होता है। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों को उल्टे पलटने से ज़्यादा ध्यान देता है। इस अवस्था में बच्चा वह काम भी ज़्यादा करता है जो उसे सुनने में रोचक लगते हैं। अब हम क्या है, बच्चे के पीछे 4 से 8 महीने का बच्चा है, उससे बोलेंगे भाई हंस जाइए, आ जाइए, क्या कर रहे हो, जो जो से चिल्लाएंगे तो बच्चा उन्हीं कामों को क्या है ज़्यादा स्पीड से करता है, उन्हीं कामों को करना प्रारंभ करता है। तो यही किस्म होता है गौण वृत्तीय प्रतिक्रिया अवस्थाओं के बारे में। तो 3 अवस्थाएं सब स्टेजों को हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो चौथी स्टेज है वो क्या है, गौण सिग्मेटा के समन्वय की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमोटा या स्कीमेटा। अब देखिए क्या है, यह है 8 माह से लेके 12 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण नकल करने की क्षमता। अब जैसे बच्चा 1 साल का हो लिया लगभग, तो वो क्या करेगा कि बच्चा क्या है, उसके पिताजी ड्यूटी जाएंगे तो वो अपने पिता का टिफिन लेके चल देगा, भाई बहन स्कूल जाएंगे तो उनका बैग लेके चल देगा। तो इसी को कहा जाता है याद रखना स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। अब देखिए क्या है, 5वीं जो स्टेज है वो क्या है याद रखना, 5वीं स्टेज है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कल रिएक्शन याद रखना, यानी कि तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इसमें 12 से 18 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चा बार बार प्रयास करके सीखता है, वह त्रुटि करता है फिर प्रयास करता है। इस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की जो होती है, जिज्ञासा जो होती है वो याद रखना मेरे भाइयों बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में याद रखना। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जिज्ञासा जो होती है वो किस अवस्था में बढ़ती है या किस माह में बढ़ती है, तो 12 माह से लेकर 18 माह में बढ़ जाती है। अब देखिए इसके बाद हम लोग जानेंगे याद रखना जो छठी जो स्टेज है, अंतिम जो स्टेज है वो क्या है, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। ये क्या होता है याद रखना, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है देखिए, इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न करता है। अगर बच्चे के सामने उसका खिलौना हटा दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में उसका स्थायित्व बना रहता है। तो वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो याद रखना जब वस्तु स्थायित्व के जो गुण होते हैं बच्चा किस अवस्था में सीखता है, तो वो सीखता है 12 में से लेके उसमें 12 हो गया ना बेटा, याद रखना 18 माह से लेके, तो अंतिम 18 माह से लेके 24 माह। इसका टाइम पीरियड कितना होता है याद रखना, इसका टाइम पीरियड होता है 18 माह से लेके 24 माह तक का, 18 माह से 24 माह का भाई, 2 वर्ष के बच्चे के अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम लोग जानेंगे याद रखना प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, यानी कि ये जो जीन प्याजे की जो दूसरी स्टेज है वो अब क्या है प्रारंभ हो चुकी है। इसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का माना गया है। अब हम लोग जानेंगे कि जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी सब स्टेजेस की कितनी होती है, 2 होती हैं। पहली जो सब स्टेज होती है वो कौन सी होती है याद रखना, उसे कहा जाता है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्री कॉन्सेप्शनल पीरियड, जिसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष। और दूसरी होती है उसे कहा है अंतदर्शी अवधि, जिसका कितना काम होता, जिसका क्या काम होता है याद रखना, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। अब हम लोग इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि प्राक संप्रत्यात्मक जो अवधि है वो कौन सी होती है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान देना, प्री कॉन्सेप्शनल जो पीरियड है वो क्या है, इस चीज़ के बारे में जानते हैं जी। तो याद रखिए हम इस चीज़ में अगर बात करता हूँ तो इसका टाइम पीरियड कितना बताया है, 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता हो, यानी कि है आएगा यहाँ पे, हो नहीं आएगा यहाँ पे, है आएगा। और प्याजे के संकेत और चिन्ह को प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था का महत्वपूर्ण साधन माना है। तो इन्होंने कहा है कि जो बालक होता है उसके जो शब्द होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और शब्द के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा, चिन्हों के द्वारा बच्चा है
चीज़ों के बारे में या अपना जो भी चीज़ होती है, नॉलेज होती है, उसे लेना या देना शुरू कर देता है। अब देखिए जो पहला इसमें जो पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज कौन सी होती है इस चीज़ के बारे में याद रखना। अगर मैं फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करता हूँ तो पहली जो स्टेज है हमारी इस चीज़ के अंदर, रुक जाना भाई, थोड़ी वो हो गई है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो पहली जो स्टेज होती है, यानी कि प्री कॉन्सेप्शन जो पीरियड होता है, इसका 2 से 4 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है इसे समझिए। देखिए यानी प्राक संप्रदात्मक चिंतन की परिसीमाएं जो होती हैं, याद रखना थॉट होते हैं, वो क्या होते हैं। तो पहला इसमें वर्ड आता है जीववाद। जीववाद क्या होता है, जिसे एनिमेशन कहते हैं। जीववाद का मतलब होता है जब बच्चा अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानता है तो उसी को जीववाद कहा जाता है। देखिए जब बच्चे अपने चारों तरफ की चीज़ों को सजीव मानते हैं, वह जीववाद की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। जैसे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, बच्चा एकदम गिर जाए, साइकिल, बच्चा ने रोना शुरू कर दिया, माता आई, माँ ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो बच्चे कह रहा है इसने मुझे मारा। तो क्या करेगा कि वो माता जो है साइकिल में थप्पड़ लगाएंगे, बच्चा चुप हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है जीववाद कहा जाता है। दूसरा जो पॉइंट होता है इसे कहा जाता है, याद रखना, अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिज्म। क्या होता है, जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ सब ठीक है, तो वह अहम केंद्रिता की अवस्था में है। इसमें बच्चा अपने ही परिवार को सही मानता है। यानी कि अहम केंद्रिता जो होती है उसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ अपनी ही बातों को सत्य मानता है। उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो ही सही है, बाकी सारी दुनिया बेकार है। तीसरा होता है केंद्रीयकरण। क्या होता है, याद रखना। तो केंद्रीकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर सिर्फ केवल एक ही विशेषता पर फोकस करे, केंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक जगह फोकस करना, टारगेट करना। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए अब हम लोग फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, तो फ़ोन लेने के समय में क्या कहते हैं, भाई इसका कैमरे की क्वालिटी क्या है। कैमरा अगर अच्छा है तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ठीक है भाई इसकी रोम कितनी है, जीबी कितना है, ठीक है मॉडल कौन सा, नहीं, कैमरे की क्वालिटी देखिए और फ़ोन को सिलेक्ट कर दिया। तो यही क्या होता है, याद रखना, केंद्रीकरण होता है। इसके बाद में हम लोग आगे जानते हैं, केंद्रीकरण के बाद में अपलटावी। ये अपलटावी क्या होता है इस चीज़ के बारे में जान। देखिए इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं संख्याओं को पलटना उल्टना नहीं, अंतःक्रिया पलटना नहीं सीखता, अतः इस अवस्था को हम अपलटावी अवस्था कहते हैं। तो याद रखना इस अवस्था के अंदर जो बच्चा होता है वो बच्चा किसी भी नंबर या संख्या को पलटना नहीं सीखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ये बता दिया कि 1 प्लस में 2 कितना होता है, तो बच्चा कितना बताएगा, बच्चा 3 ही बताएगा। एक बार उससे बता दिया तो अब बच्चे से अगर मैं ये पूछूंगा कि भाई ये बताइए 2 प्लस में जो 1 होता है वो कितना होता है, तो बच्चा इस चीज़ के बारे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है कि जो संख्याओं को उल्टने पुलटने का जो ज्ञान है वो नहीं होगा। ये छोटी चीज़ थी इसलिए लग रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, याद रखना, अगर मैं यही बात करने लगा कि भाई ये बताइए कि 23 माइनस 22 कितने होते हैं, या कुछ वैसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हैं, तो इसी को कहा जाता है, याद रखना। देखिए सेकंड क्या है, अंतर्दर्शी अवधि, यानी कि पीरियड होता है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 4 वर्ष से लेकर, इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि सक्रियाएं करना सीख लेता है। अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार का ऐसा एक चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। यानी कि अब इस अवस्था जो 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो घटा, जमा, गुना, भाग वाली जो चीज़ें होती है, क्रियाएं होती है, उन्हें सीखना शुरू कर देता है। अगर आपको इसी तरीके के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, याद रखना, जीत मंत्रा। और यूट्यूब चैनल का नाम सभी को पता है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसकी विशेषताएं क्या है। इस अवस्था में बच्चा सपनों की दुनिया में रहना महसूस करता है, यानी चिंतन जो होता है उसका यथार्थ हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिकृत होना प्रारंभ कर देता है, यानी कि किस अवस्था में, 4 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था में। इस अवधि में 4 वर्ष में प्रत्यात्मक चिंतन करना शुरू कर देता। कॉन्सेप्शल जो थॉट होता है उन्हें करना शुरू कर देता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का अर्थ है अपने दिमाग में किसी भी चीज़ का मानचित्र बना लेना। अब देखिए इसी के बाद हम लोग जानते हैं
तीसरी जो अवस्था होती है इस अवस्था को कहा जाता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष होता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तुओं पर चिंतन करना प्रारंभ करता है। बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक सक्रियाएं करके समस्या कर लेता है, परंतु यदि उन अवस्थाओं को न देकर, उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या की जाती है तो उसे हल नहीं कर सकते। देखिए मूर्त का मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है ठोस। मूर्त का मतलब क्या होता है, ठोस। जिस चीज़ को आप छू सकते हो, फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, पकड़ सकते हो, मतलब महसूस का मतलब है जैसे मतलब छू के टच कर सकते हैं, उसे कहा जाता है मूर्त अवस्था। आप कहने लोगो सर हवा क्या है, हवा मूर्त नहीं है, लेकिन आप कहने लोगो सर मार्कर क्या है, पेन क्या है, तो ये क्या होगा, याद रखना ये मूर्त अवस्था कहलाती है। मूर्त अवस्था की कुछ उप अवस्थाएं होती है जिसे सब स्टेज कहा जाता है, याद रखना। पलटावी, हमने इससे पहले जो सेकंड स्टेज जो पलटावी पढ़ा था इसमें पलटावी है। पलटावी क्या होता है, जब बच्चा यह समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तन हो सकती है परंतु वह वास्तविक में एक समान रहती है, उसको दूसरे संप्रत्यय में ढाला जा सकता है परंतु इसका मूल्य वैल्यू समान रहता है, तो यही क्या होता है, याद रखना, इसे कहा जाता है पलटावी। यानी कि जब बच्चा इस चीज़ के बारे में समझ लेता है कि अगर हम नंबरों को आगे पीछे करेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब जो है, आंसर जो है वो अलग निकलेगा, तो यही होता है, याद रखना, पलटावी। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण कहा जाता है, कंजर्वेशन कहा जाता है किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उसके वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। इसमें बच्चा वस्तुओं के भौतिक आकार, उसकी क्षमता, ऊंचाई के बारे में जान पाता है, याद रखना। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। जैसे एक संरक्षण, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ों के बारे में क्या करना, यानी सेम चीज़ों को अलग अलग करना, यही क्या कहलाता है, हमारा कंजर्वेशन कहलाता है। इस चीज़ के बारे में याद रखना। नेक्स्ट है मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन क्या है। इस अवस्था में बच्चा केवल सामने रखी हुई वस्तुओं के ऊपर चिंतन करता है। ये किसके अंदर आता है, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, आत्म केंद्रीय अहम केंद्रिता को छोड़ना, यानी कि इस अवस्था में बच्चा यह बात समझ जाता है कि उसकी कही सारी बात सही नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। जबकि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, ये जो होगा वो नहीं होगा, ये क्या होगा, जो कर रहा हूँ वह सब सही है। इस अवस्था में बच्चा अहम केंद्रिता छोड़ देता है। अहम केंद्रिता का मतलब होता है कि अब बच्चे ने क्या कर दिया, उसके मन में ये कहीं ना कहीं विकसित हो चुका है कि वो जो कह रहा है वो हर समय सही नहीं हो सकता, वो गलत भी हो सकता है, इसको कहता है अहम केंद्रिता। उसके बाद देखिए आगे पढ़ते हैं, वस्तुओं का वर्गीकरण या समूहीकरण। इस अवस्था में बच्चा वस्तु का वर्गीकरण, उनका समूह बनाना तथा क्रम से लगाना सीख जाता है। इसे वस्तु निष्पादन के गुण कहते हैं। वस्तु निष्पादन का गुण इसी को कहा जाता है। किसी चीज़ को वस्तु निष्पादन होता क्या, देखिए पेपर में बहुत पूछा था, तो वस्तु निष्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना भाई, सीक्वेंस से लगाना या क्रम में लगाना, ही होता है वस्तु निष्पादन। विकेंद्र क्या होता है, जब बच्चा किसी वस्तु की एक विशेषता के बारे में न सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है तो उसी करता है केंद्र विकेंद्रीय, या फिर उसी करता है डिसेंटरिंग। नेक्स्ट है आगमनात्मक क्या होता है, तर्कना क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। उदाहरण को सामने रखते हुए उनके ऊपर तार्किक रूप से सोचने से। पेड़ हमें भाई ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। पेड़ और हमें क्या क्या देते हैं, फल देते हैं, हमें छाया देते हैं, इन सब के बारे में भी हम बच्चे को ज्ञान देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मूर्त अवस्था की विशेषताएं क्या होती है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए मूर्त अवस्था की जो विशेषताएं हैं, अगर मैं इसके बारे में जानता हूं तो केवल वास्तविक सामने होने पर बच्चा तार्किक सोच सकता है, यानी कि उसके सामने अगर कोई चीज़ रहेगी वो तभी सोचेगा। वस्तुओं में विभेद करना या डिफरेंसता करेगा जब उसके सामने चीज़ें। भाषा का पूर्णतः विकास, यानी कि बच्चे के अंदर जो भाषा विकास होती है वो भी किसके कारण होती है, याद रखना, वो मूर्त के कारण होती है। और इस अवस्था में बालक लिक्विड, भार, अंक, वेट आदि संपत्तियों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यानी जिस चीज़ को मैं छू सकता हूँ वो क्या होता है, वो मूर्त होता है। जो मेरे सामने है वो मूर्त है, याद रखना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी स्टेज है। और चौथी स्टेज के बारे में याद रखना जिसका टाइम पीरियड 11 से 15 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा तथ्य और संकल्पनाओं पर सोचना शुरू कर देता है। वह हर वस्तु के बारे में अमूर्त रूप से सोच सकता है।
उनके चिंतन में सौंदर्यता आ जाती है। यानी कि उनका जो मानना है, जीन पियाजे का ये मानना है कि अमूर्त का मतलब क्या है समझिए, औपचारिक को अमूर्त भी कहते हैं। इसका जो मेन मतलब होता है, इसका मेन मतलब है कि बच्चे के सामने जो चीज़ ना हो उसके बारे में फिर भी सोचना। जैसे कल हम लोग किसी शादी में गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमने किसी भी व्यक्ति को देखा बड़ा सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। अब जब तक हम वो व्यक्ति हमारे सामने था, शादी में थे, भाई ठीक है, हम उसी की चर्चा कर रहे थे, तो यानी वो क्या, मेरा मूर्त चिंतन। लेकिन जैसे ही मैं घर आ गया, मैं घर में आके उस आदमी के बारे में बता रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, देखना, अमूर्त चिंतन। अब जो औपचारिक अवस्थाएं जो होती हैं कि विशेषताएं जो होती है, उसमें पहला पॉइंट होता है, उसे कहा जाता है उच्च स्तरीय संतुलन, यानी हाई डिग्री इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, इस अवस्था में किशोर जटिल समस्याओं का तार्किक रूप से हल निकाल लेता है, वह मूर्त रूप से समस्याओं को हल करता है। दूसरा है समझ का स्थानांतरण। समझ का स्थानांतरण क्या होता है, इस अवस्था में किशोर अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित कर दे, ट्रांसफर कर देते हैं। तीसरा है मूर्त नियमों का प्रयोग की योग्यता। इस अवस्था में मूर्त नियमों का प्रयोग किया जाता है। चौथा है परिकल्पनिक या निगम तर्कना। इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में लगभग सही अनुमान लगाना, यही क्या कहलाता है, परिकल्पनिक या निगमनित या निगम तर्कना कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट क्या है। अब देखिए पियाजे के शैक्षिक जो आशय है वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पियाजे ने रचनावादी निर्माणवादी उपागम पर बल दिया है। किस पे दिया था, रचनावादी, याद रखना, किस पे दिया है, रचनावादी निर्माणवादी पर दिया है। इनके अनुसार अन्वेषण अधिगम से ज़्यादा सीखता है। बच्चा जो होता है खुद डिस्कवरी यानी खोज करके सीखता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पियाजे के शिक्षक का स्थान एक सहायक के रूप में बताया है, जो कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे छात्र खोज यानी कि डिस्कवर एंड थिंकिंग तथा खुद से करके सीखने पर बल दे। पियाजे के अनुसार बच्चे विद्यालय में भौतिक तथा प्राकृतिक दुनिया के विचार के साथ आता है। पियाजे ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया है, क्योंकि सभी बच्चे समझने तथा कार्य क्षमता में अलग अलग होती है और शिक्षक के स्तर से बालकों का औपचारिक सक्रियात्मक चिंतन सीधे प्रभावित होता है। तो इसके साथ जो हमारा याद रखना जो टॉपिक है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वो समाप्त होता है। तो आई होप आपको चीज़ें मजा आई होंगी भाई, अच्छी लगी होंगी। और याद रखना आप लोगों की जितनी भी अब पेडागोजी है वो प्रारंभ वैसे मैथ की हम लोगों ने कर ही दी है, तो अब उसे कंप्लीट करेंगे, एक सेशन और देंगे मैथ पेडागोजी का, तो उसके बाद मैथ पेडागोजी कंप्लीट। तो भाई वीडियो को बस शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत।